लगभग 5 साल बाद अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है, इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है उसने बहुत सारी चीज़ें को बदल दिया है। गुड आफ्टरनून, मैं लता बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपका परिचय एक महान शिक्षाविद डॉक्टर सचिंदर कोरा जी से कराने जा रही हूँ। डॉक्टर सचिंदर कोरा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। सचिंदर कोरा सर जी ने शिक्षण क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में एमएससी की है। साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमएड इन स्पेशल एजुकेशन की है और पंजाब यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में पीएचडी प्राप्त की है। सर का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट वर्क में भी योगदान रहा है। सर को डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी में सराहनीय योगदान के लिए हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आईएएस श्री दविंदर सिंह के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा सर को प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए नई पेडागोगिकल टेक्निक में ट्रेनिंग प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक स्टडी टूर पर भेजा गया है। सर ने कैथल में भी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के तहत भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सर, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारी बातचीत स्टार्ट करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि स्कूल के मुखिया होने के रूप में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका विजन और मिशन क्या है? जी, हमारे विद्यालय में हम ये अपना मिशन रखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो नैतिक मूल्यों उनमें विकसित हों। इसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ें और इसके साथ-साथ जो बच्चे हैं अ, अपने समाज में आगे बढ़ते हुए समाज के उपयोगी नागरिक के रूप में अपना कार्य करते हैं। सर, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट है? क्या टेक्नोलॉजी भविष्य को कार देने में हेल्प कर रही है? बिल्कुल, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बिना हम आगे की शिक्षा को तो इसके बिना संभव ही नहीं पाएँगे। लगभग 5 साल बाद 2028 तक अगर हम बात करें, तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है, उसका स्थान टेक्नोलॉजी द्वारा चेंज कर लिया गया है। अब से पुराने समय में तो हमारे पास सिर्फ एक ही टूल रहता था टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक का हम जितना उपयोग कर पाते थे, उसी के आधार पे उसका आकलन होता था। आज टेक्नोलॉजी से इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती हैं, अलग-अलग टाइप की क्लासेस अलग-अलग स्थानों पे मिलती हैं। तो एक चैलेंज बन गया है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी कि टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें को बदल दिया है। अगर हम गूगल की बात देखें तो 2 दिन के अंदर उनका लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान, जो लगभग 10 सालों में उन्होंने कमाया होगा, उतना नुकसान हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे जो है उसके जो यूज़र इतनी तीव्रता से बढ़े, अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा क्या टेक्नोलॉजी ह्यूमन को रिप्लेस कर जाएगी या ह्यूमन के अंडर रहकर उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। तो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र अगर हम उसको पॉजिटिवनेस से देखते हैं तो हमारे लिए लाभकारी होगा और अगर किसी डिस्ट्रक्टिव माइंड के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इसके बहुत सारे हमारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इनको सोचकर अभी तो अगर हम शिक्षाविदों की बात करें तो वो भी एक तरह के डायलेमा में होंगे कि इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं ये मानव के हित में है या मानव के अगेंस्ट है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नेचुरली बढ़ रहा है और इसकी आवश्यकता भी रहेगी, लेकिन हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि वो नैतिक मूल्यों को समाज में एक दूसरे से कोऑपरेशन की भावना को रखने वाला हो, ताकि उसका दुरुपयोग कम हो और उसके लाभ हम अधिक मात्रा में ले पाएँ। सर,
सकारात्मक व समृद्धि से परिपूर्ण स्कूल वातावरण में हम्म, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप क्या रणनीति अपनाते बिल्कुल सकारात्मक एनवायरनमेंट स्कूल का जो अगर बनता है तो उसके लिए हम कई प्रकार के प्रयास विद्यालय में करते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे विंग्स रहते हैं, एनएसएस विंग है, एनसीसी विंग है, एसपीसीसी विंग है जिसमें स्टूडेंट पुलिस कैडेट को और रहती है, और स्काउट का विंग रहता है, गाइड का विंग रहता है, इको क्लब रहते हैं। इसके अलावा कल्चरल फेस्ट वगैरह भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उन कल्चरल फेस्ट के माध्यम से भी हम अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं कि पहले हमारी संस्कृति किस प्रकार की थी और हम आगे किस प्रकार की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। लोगों को जानने का मौका मिलता है। तो इस तरह से हमारे जो स्कूलों में इन एक्टिविटीज के माध्यम से कोशिश की जाती है कि बच्चों का सामाजिक विकास भी पूर्णता से हो पाए हैं? और वो अपनी संस्कृति को भी अच्छी तरह से जान सके। सर, एक बच्चे की एजुकेशन में उनके पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या बच्चे की सक्सेस के लिए पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट है? हाँ, नेचुरली पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट है और उसकी शिक्षा भी काफ़ी हद तक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे जो शास्त्रों में है वहाँ तो ये भी बात की गई है कि जो पहला गुरु है वो माँ है, जी, और दूसरा गुरु उसके पिता है, और तीसरा फिर गुरु का स्थान आता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो माँ के कांटेक्ट में ही आता है। माँ ही उसको फीड देती है, माँ ही उसकी ज़रूरतों को समझती है। लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे पहले माँ का ही रोल होता है। जो भी बात होती है बच्चा इमिटेशन से सीखता है, तो वो परिवार से वो चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। और जिस तरह के माँ-बाप के संस्कार होते हैं, माँ-बाप के जीन्स होते हैं, उनका एनवायरनमेंट होता है, बच्चे के ऊपर नेचुरली उसका प्रभाव रहता है, सारी ज़िंदगी उसका प्रभाव रहता है। स्कूल के एनवायरनमेंट में जब वो जाता है तो पॉजिटिव चीज़ें जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यक होती हैं, वो शिक्षा उनको देने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट बच्चे के पास रहता है, अगर डे स्कूल की बात करें तो लगभग 6 घंटे, और 18 घंटे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, अपने पीयर्स ग्रुप के साथ रहता है। जैसा उनका एनवायरनमेंट होता है उसके अनुसार उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं और संस्कार उनमें विकसित होते हैं। तो माता पिता का जो विम है कि अपने बच्चे को वो क्या बनाना चाहते हैं, उसका भी प्रभाव रहता है कि बच्चे को उसी तरह की एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं और वो आगे बढ़कर उसी तरह से बनने की भी कोशिश करता है। इसमें आपने कई बार ये भी देखा होगा कि बच्चा बनना तो कोई और चीज चाहता है, लेकिन माता पिता के प्रभाव से कि दोनों माता पिता डॉक्टर हैं तो कि बच्चे को भी हम डॉक्टर बनाएंगे, या इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बनाएंगे, और बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो उस प्रभाव से कई बार उनकी डेवलपमेंट में डिले भी हो जाती है कि बच्चा कुछ चाहता है, पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, उसके ऊपर किसी तरह का प्रभाव है, तो उसके नेचुरली पेरेंट्स का प्रभाव रहता है। और हमें यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत रहती है कि बच्चे के इंटरेस्ट को भी हम ध्यान में रखें और जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही हम उनको काम देने की कोशिश करें। सर, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग की क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग की क्या इम्पोर्टेंस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो वो एक एस्पेक्ट नहीं हो सकता कि बच्चा इंटेलिजेंट है और वो बच्चे के नंबर इतने आ रहे हैं। समाज में वो किस प्रकार से रहता है, सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है कि अपने पीयर्स से उसका किस प्रकार से बिहेव क्या बर्ताव रहता है, जी, और इसी तरह से दयालुता का गुण, कोऑपरेशन का गुण, वो इस समाज में रहकर साथ साथ रहकर ही सीखे जा सकते हैं। तो इसका बड़ा महत्व है, और अगर हमारे पास इन गुणों का हम विकास करें, नैतिक गुणों की बात करें, सामाजिक गुणों की बात करें, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, तो वो अपने आप को समाज में बेटर एडजस्टेड महसूस करता है। और आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि कोई
टीचर ही आ जाता है, फिर अपने सब्जेक्ट में वो बहुत बढ़िया अच्छे मार्क्स लेकर आता है, लेकिन स्टूडेंट्स को उनकी बात समझ में ही नहीं आती। तो समझ में ना आने का कारण है कि वो उनका इंटरेक्शन लेवल उनके अकॉर्डिंग नहीं बन पाया। और जब बच्चे को समझ होती है तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जिस सब्जेक्ट को हम लाइक करते हैं, जिस टीचर को हम लाइक करते हैं, उस सब्जेक्ट में भी हम आगे बढ़ जाते हैं। मैथ्स के टीचर्स जो अच्छा पढ़ाते हैं, जिनका इंटरेक्शन उनके साथ होता है, चाहे उनके अपने नंबर कम आते हों, उनके बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं। और इसी तरह से किसी टीचर की अगर सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई है, इंटरेक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा, ट्रस्ट नहीं विन कर पा रहा बच्चे का, तो बढ़िया पढ़ाने के बाद भी स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में पीछे रह पा सकते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट तो हर व्यक्ति की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में एक आवश्यक पार्ट है, ताकि वो समाज का उपयोगी नागरिक बन पाए। अदरवाइज हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस प्रकार के बनेंगे जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं होंगी, और वो एक प्रोफेशनल की भांति अपना काम करेंगे। उसमें सहृदता की, कोऑपरेशन की, एक दूसरे की प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग की जो कमी रह जाएगी। और वही बात मैंने आपसे की थी कि अगर टेक्नोलॉजी में भी ऐसे लोगों के, प्रोफेशनल लोगों के हाथ में आए जो ह्यूमन वैल्यूज को नहीं समझते होंगे, तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो इमोशनल वैल्यूज के लिए कला की, मेडिटेशन की, आर्ट्स की, इंटरेस्ट को डेवलप करने की और मिलकर रहने की जो चीजें हैं वो डेवलप होनी ही चाहिए। सर, मैं उन टीचिंग मेथड्स और प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहूंगी जिन्होंने स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन और प्रोग्राम को बढ़ाने में हेल्प की। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं जो एक्टिविटीज ओरिएंटेड होती हैं। बीएड में तो हम जब बात करते हैं तब यही रहती है कि लर्निंग बाय डूइंग होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा। लेकिन अब अगर हम छोटे बच्चों की भी बात करें तो पहली दूसरी में भी उनको राइम सिखाई जा रही है, गा के सिखाया जा रहा है, ग्रुप बना के उनकी एक्टिविटीज करवाई जा रही है, जिससे उनकी लर्निंग इम्प्रूव होती है। और प्रोजेक्ट में काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कैथल में जब काम किया था, तो बुक बनाई थी हंसते गाते नन्हे तारे विज्ञान की ओर। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, किस तरह से गुब्बारे को फुला के हम ये बता सकते हैं, किस तरह से हम एयर प्रेशर्स की बात वहां पे सिखा सकते हैं, किस तरह से चने की ग्रोथ होती है, चना पौधा है या पेड़ है। शहर के बच्चों को ज्यादातर ये भी नहीं पता होता कि पेड़ है या पौधा है, तो किस तरह से ग्रो होता है। उसके लिए छोटी छोटी पोएम्स, एक्टिविटीज करके उनके साथ जब करा जाता है तो वो बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी लर्निंग बढ़ती है। और इसी तरह से बड़ी क्लासेस में तो केस बेस्ड पेडागोगी की ऊपर भी 1980s में ध्यान शिक्षाविदों का गया है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के बच्चों के सामने केसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से हमारे लॉ में होता है या हमारे मेडिकल में होता है कि इस केस को किया तो इसमें इस तरह की ट्रीटमेंट देनी पड़ी। तो वो उनके साथ डिस्कस किए जाते हैं कि केस एक स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे, तो आपको देखकर उनका क्या लगता है, क्या अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं अगर आप वहाँ पे टीचर होते तो आप उसमें ऐड ऑन करते। तो इससे उनकी क्रिटिकल रीजनिंग भी हो जाती है, और जब क्रिटिकल रीजनिंग उनकी डेवलप होती है तो उसके बाद जब उनको एक्चुअल लाइफ में वैसी सिचुएशंस आती हैं तो वो बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाते हैं। और वैसे अगर हम बात करें तब भी जब हम बीएड में थे स्टूडेंट, या जब हम पढ़ा भी रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सिचुएशन के अनुसार चेंज होती हैं। कि अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड लेते हैं।
छुट्टियों में होमवर्क दिया तो कोई प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं कि लंबे टाइम में, कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं जो 2-3-4 लोग मिलकर करते हैं, जिससे उनमें कोऑपरेशन की भावना भी डेवलप होती है और चीज़ें आगे तक जाती हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक मेथड को लेके हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, बल्कि एक्लेक्टिक मिश्रित अप्रोच हमें प्रयोग करनी होती है कि कहाँ पे कौन-सा मेथड उपयोगी रहेगा।